हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का PW के IIT जैम CSIR नेट के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में बेसिकली आप सभी का स्वागत है। ये जो आपकी सीरीज़ है दैट इज़ IIT जैम 2025 आगाज सीरीज़, जिसमें हम एक एक टॉपिक को लेके बहुत अच्छे से उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, जो आपको टारगेट करेगी IIT जैम 2025 की प्रिपरेशन के लिए। अभी हम थोड़ा सा थ्योरी ओरिएंटेड है, फिर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो आज हमारा इस सीरीज़ का यानी कि मेरा इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। पहला लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने शुरू किया था रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड इट्स रिएक्शन। लेक्चर नंबर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिस भी बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं, जिसमें हमने बेंजाइन को कवर किया था विद लेस टाइम में, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट के साथ में वी हैव कवर द बेंजाइन एज अ इंटरमीडिएट। उसकी रिएक्शंस PYQ मतलब प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली बेंजाइन से पूछे जाते हैं। आई होप आप सभी के लिए वो वीडियो है वो यूजफुल रही हो बच्चों। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है किसी भी रीज़न से, यू कैन गो एंड रिकॉर्डेड फॉर्म में आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज की क्लास में हम लेक्चर नंबर 2 यानी कि फर्दर इंटरमीडिएट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बेंजाइन, कार्बीन, नाइट्रेन, कार्बोकैटायन, कार्बनायन, या फिर हम बात करें बेंजाइन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमें जैम के सिलेबस में डील करने होते हैं, बेंजाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम कार्बीन के बारे में बातें करेंगे। एक कार्बाइन भी होता है बट वो थोड़ा सा आपका नेट गेट लेवल में ज़्यादा पूछा जाता है। आज की क्लास में हम कार्बीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कार्बीन किस तरीके से फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बीन, रिएक्शंस ऑफ द कार्बीन, क्या क्या कौन कौन सी रिएक्शन कार्बीन के हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साइमन स्मिथ रिएक्शन। तो इन सब के बारे में हम आज की क्लास में है वो डील करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेंजाइन। बेंजाइन को हमने कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू कार्बीन एंड जनरेशन ऑफ कार्बीन बेसिकली पढ़ने वाले हैं, यानी कि कार्बीन किसे बोलते हैं, किस तरीके से हम कार्बीन को जनरेट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बीन, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में बातें करेंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बीन दैट इज अवर रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो क्या है रिएक्शन इंटरमीडिएट है। विद इन द रिएक्शन ये फॉर्म होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बीन के बच्चों, दिस इज अवर कार्बीन, जिसमें कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो बेसिकली मुझे ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नजर आ रही। दिस इज अवर 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, मतलब इसके पास में यहाँ पे हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन डायावेलेंट होंगे, मतलब 2 बॉन्ड इसने यहाँ पे बना रखे होंगे, ठीक है, 2 बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर रखे होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। ये बेसिकली हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकती है और ये किसी से ले भी सकती है। मतलब ये ऐसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है जो गरीब होते हुए भी अमीर है। मतलब कायदे से तो वो बेचारा गरीब है बट शो ऑफ करता है अमीर है, मतलब जो गरीब होते हुए भी अमीर है। ये ऐसा हमारे पास में इंटरमीडिएट है। क्यों? क्योंकि इसके पास में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इट कैन गिव टू समवन, ठीक है, ये दे सकता है जरूरत पड़ने पे, ठीक है, जरूरत पड़ने पे। बट वो कैसे देता है, जब हम इसकी रिएक्शंस में डिटेल में बात करेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे। अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि मैम ये कार्बीन मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन वाला कुछ समझ नहीं आया कि कैसे जनरेट होता होगा, है ना, कैसे जनरेट होता होगा ये 6 इलेक्ट्रॉन वाला, ये हमें थोड़ा सा अपनी समझ से बाहर है। तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ कोई कार्बन है, इधर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, इस कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। मतलब जब भी आपके पास में जनरली मोस्ट ऑफ द मेथड्स में हम कार्बीन से हम लिविंग ग्रुप मतलब इस जनरल मेथड से जिसमें कार्बन के बगल में लिविंग ग्रुप होगा
वहां से जनरली हम कार्बीन का जनरेशन कराते हैं। मतलब जहां कार्बन के बगल में हमें लिविंग ग्रुप ऑब्टेन होगा, कार्बन के बगल में जहां कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और उसके बगल में लिविंग ग्रुप होगा, तो जनरली आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द मेथड्स में इस तरीके से हम कार्बीन का जनरेशन कराते हैं। यहाँ पे हीट, HNu या फिर ट्रांजिशन मेटल हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या होगा कि ये जो लिविंग ग्रुप है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है और यहाँ से कार्बीन का जनरेशन करते हैं। अब ये मैम कैसे थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा बेसिक चीजें समझो इसकी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आया है, मतलब क्या हुआ बच्चों, इस कार्बन ने किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन के लेने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन लिया है, जिसकी वजह से यहाँ इस कार्बन के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप है। ये जो लिविंग ग्रुप है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। अब जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जब बाहर निकलेगा तो आप इसको देखो, लिविंग ग्रुप ने एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का लेके यहाँ से बाहर निकल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का लेके यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जब लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकला तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसका खुद का और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसका, कार्बन का लेके बाहर निकल गया, है ना। एक इलेक्ट्रॉन तो लिविंग ग्रुप खुद का, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका, कार्बन का लेके यहाँ से बाहर निकला। और जब किसी का खुद का इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके ऊपर क्या आता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर क्या आया था, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को न्यूट्रल करेगा, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल हो चुका है और यहाँ से ये कार्बीन का जनरेशन हो चुका है, ठीक है। ओवरऑल ये यहाँ से न्यूट्रल हो चुका है और यहाँ से हम बोलेंगे कि यहाँ पे कार्बीन का जनरेशन हो चुका है। आई बात समझ में। तो जनरली ये जो कार्बीन है वो कुछ इस तरीके से जनरेट होती है, बट फर्दर और मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ कार्बीन हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा और चीजों के बारे में हम इसके बारे में जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ कार्बीन का, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बीन, तो ध्यान से देखो, अब जो ये कार्बीन है CH3 और यहां से क्या निकला, लिविंग ग्रुप, इसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर क्या था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। तो जब ये लिविंग ग्रुप, वैसे तो इस कार्बन की जो ये हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, मतलब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है दैट इज ऑल्सो sp3, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। लिविंग ग्रुप ने जो बॉन्ड बना रखा है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल गया, लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल गया। तो जनरली मतलब कि अब यहाँ पे हमें एक ऑर्बिटल को मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करवाने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि जो ये ऑर्बिटल बचे हमारे पास में, दिस इज ऑल्सो sp2, दिस इज, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये क्या है, sp2 है। और जो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2, और जो ये ऑर्बिटल, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये कहाँ है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहाँ पे जो ये लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके निकला है तो खाली यहाँ पे एक p ऑर्बिटल छोड़ के चला गया, खाली यहाँ पे क्या छोड़ के चला गया है, एक p ऑर्बिटल यहाँ पे खाली छोड़ के चला गया, मतलब कि एक p ऑर्बिटल यहाँ पे खाली है। तो जनरली आप यहाँ पे देखो कि 2 इलेक्ट्रॉन sp2 कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और ये जो p ऑर्बिटल है ये हमारा खाली है, p ऑर्बिटल है वो क्या है, खाली है। एक पॉसिबिलिटी है इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2, बॉन्ड एंगल नियरली इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है, एग्जैक्टली 120 नहीं, इट्स नियरली इक्वल टू 110 डिग्री, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 120, नियरली इक्वल टू 110 के आसपास, ठीक है। अब उसके बाद बेसिकली यहाँ से क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन sp में और एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, ये एक इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में और एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में। इस वाले कार्बीन को नाम दिया जाता है सिंगलेट कार्बीन का। अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें हो, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, सो दिस इज अवर सिंगलेट कार्बीन। अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक p में है एक sp2 में है, सो दिस इज अवर ट्रिपलेट कार्बीन, दिस इज अवर ट्रिपलेट कार्बीन।
इसको हम किसका नाम देते हैं? ट्रिपलेट कार्बीन का। मतलब कार्बीन को भी फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ द कार्बीन को भी हम फर्दर बच्चों यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। किस किस में क्लासिफाई कर सकते हैं? कार्बीन को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, सिंगलेट कार्बीन एंड द ट्रिपलेट कार्बीन। कार्बीन दैट इज द सिंगलेट कार्बीन, ठीक है, और वी हैव द ट्रिपलेट कार्बीन। बड़ी काम की चीज है सिंगलेट कार्बीन एंड वी हैव द ट्रिपलेट कार्बीन। काफी काम की चीज है। कैसे? इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सिंगलेट कार्बीन की, तो सिंगलेट कार्बीन में जो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसका जो ये p ऑर्बिटल है दैट इज खाली। ट्रिपलेट कार्बीन में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है p ऑर्बिटल में और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, दिस इज प्रेजेंट इन sp2 एंड दिस इज प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है p में और दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होता है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। आई बात समझ में? सिंगलेट कार्बीन यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ट्रिपलेट कार्बीन एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें? p में, ठीक है। इतनी बात सबको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे तो ये किसका एग्जाम्पल था? सिंगलेट कार्बीन का। दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे? पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड नहीं है, पेयर्ड है। और जब ये पेयर्ड है तो दिस इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, दिस इज बेसिकली डायामैग्नेटिक इन नेचर। और डायामैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इनएक्टिव, मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ये शो नहीं करेगा। सो बेसिकली दिस इज ESR इनएक्टिव। आगे हम चले, सो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है दो। उसके बाद दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ कि ये क्या है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। और दिस इज ESR एक्टिव। तो ये यहाँ पे आपको ESR एक्टिव नजर आएगी, ठीक है। दिस इज द ESR एक्टिव, ये आपको ESR एक्टिव नजर आएगी। अगर मैं यहां से स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करना चाहूं, SM दैट इज इक्वल्स टू 2s + 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँ, s की वैल्यू यहाँ पे +½ -½ 0, तो यानी कि s की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे 0 + 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई? यहाँ पे 1 हो गई। यहाँ पे दोनों अनपेयर्ड है, s की वैल्यू एक के लिए हाफ, दूसरे के लिए हाफ, हाफ + हाफ दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे s की वैल्यू जो हमें नजर आएगी दैट इज इक्वल्स टू 1। s की वैल्यू क्या है? 1 है। तो अगर मैं यहाँ से स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करना चाहूँ तो दैट इज इक्वल्स टू 2s + 1। s की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1 है, +1 दैट इक्वल्स टू 3। तो मुझे यहाँ पे जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी नजर आ रही है दैट इज इक्वल्स टू 3। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है? यहाँ पे 3 के इक्वल है, ठीक है। तो ये थी ट्रिपलेट एंड सिंगलेट कार्बीन के बारे में। नाउ वी हैव टू डिस्कस द स्टेबिलिटी। अब हम इनकी स्टेबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी सिंगलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल है या फिर ट्रिपलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल है। अबाउट द स्टेबिलिटी, यानी कि अब हम इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि सिंगलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल है या फिर ट्रिपलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिंगलेट कार्बीन की, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हमारे प्रेजेंट है। अगर हम बात करें ट्रिपलेट कार्बीन की, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब दो इलेक्ट्रॉन पास पास होते हैं तो मतलब मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हमें देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जब दो इलेक्ट्रॉन पास पास हैं तो बेसिकली वहां पे हमें क्या ऑब्जर्व होगा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑब्जर्व होगा। जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको पास पास नजर आ रहे हैं तो इन दोनों में वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑब्जर्व हो रहा है। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। दूसरे वाले केस में दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहाँ में नहीं ऑब्जर्व होगा।
जितनी ज्यादा मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा तो वो उतनी ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगी, और जिसमें रिपल्शन जितना कम होगा वो उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जनरली मूव करेगी, है ना, उतनी ही ज्यादा बेसिकली स्टेबिलिटी की तरफ वो ज्यादा मूव करेगी। तो यहाँ पे जो ये दो इलेक्ट्रॉन हैं इनके बीच में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शो हो रहा है, जिसकी वजह से इट लीड्स टू द अनस्टेबिलिटी। तो जनरली हम बोलेंगे कि देखो इनके कंपैरिजन हम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये जो पर्टिकुलर है वो बिल्कुल ही अनस्टेबल है, वी आर डूइंग द कंपैरिजन हियर, ठीक है। हम यहाँ पे बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों, और कंपैरिजन में सिंगलेट कार्बीन में हमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देखने को मिल रहे हैं, ट्रिपलेट में इलेक्ट्रॉन है वो दूर दूर हैं तो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वहां पे है नहीं। तो यहां से हम बोलेंगे कि जो ट्रिपलेट कार्बीन है, ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन, स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन। हम यहां से ये बोलेंगे कि जो हमारी ट्रिपलेट कार्बीन है वो ज्यादा स्टेबल है, किससे, ट्रिपलेट कार्बीन से। ट्रिपलेट कार्बीन है वो ज्यादा स्टेबल है किससे, ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन द सिंगलेट कार्बीन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ट्रिपलेट में कम है, सिंगलेट में ज्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि चलो ठीक है, ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन द सिंगलेट कार्बीन, तो जनरली जब कार्बीन फॉर्म हो रही है तो वो ये ट्राई करती है कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड ना करके अनपेयर्ड रखूं, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन मैं पी ऑर्बिटल में भेज दूं और एक इलेक्ट्रॉन में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में भेज दूं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में भेज दूं। वो ये सोचती है, ठीक है, वो ये सोचती है कि एक ऑर्बिटल में कहाँ भेज, एक इलेक्ट्रॉन में कहाँ भेजूं, p में, और एक इलेक्ट्रॉन में कहाँ भेज दूं, sp2 में, ताकि मुझे वहां से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस है वो बेसिकली कम ऑब्जर्व, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस है वो बेसिकली कम ऑब्जर्व, लाइक दैट। तो मैम क्या मतलब कार्बीन अगर फॉर्म होगी तो वो पहले ट्रिपलेट फॉर्म होगी, हम बोल सकते हैं। क्या कभी सिंगलेट फॉर्म होना ही नहीं पसंद करेगी, होगी, बट किस कंडीशन में, जब हमारे पास में यहाँ पे ऐसे ग्रुप प्रेजेंट जो किसको कंटेन कर रहे हो, बेसिकली लॉन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंटेन कर रहे हो। जब ऐसे ग्रुप प्रेजेंट हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंटेन कर रहे हो तो यहां से मुझे रिपल्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे मुझे रिपल्शन देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे जो रिपल्शन देखने को मिलेगा ये रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, और ये रिपल्शन हमें ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट, तो यहाँ पे मुझे रिपल्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। अब इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस में चला जाता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला जाता है। मतलब सिंगलेट कार्बीन फॉर्म होंगी, बट किस केस में फॉर्म होंगी, जनरली जो हमारी सिंगलेट कार्बीन फॉर्म होंगी जब ये X कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो, या फिर जो बेसिकली लॉन पेयर को कंटेन कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंटेन कर रहा हो। अगर यहाँ पे ये X है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंटेन कर रहा है तो यहाँ से सिंगलेट कार्बीन फॉर्म होंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल, सिंगलेट कार्बीन के एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और इधर मैं ट्रिपलेट कार्बीन के एग्जाम्पल लिख रही हूँ। ट्रिपलेट जैसे कि CS2, नॉर्मल यहाँ पे CS2 है तो दिस इज अवर ट्रिपलेट, यहाँ पे H की जगह पे R हो, ये भी क्या है, ट्रिपलेट फॉर्म होगी। R हो, ये भी क्या होगी, ट्रिपलेट। CH this is also triplet, CPH2 this is also triplet। तो एक लेडन में लिखा हुआ साफ साफ these are the triplet। अगर हम बात करें सिंगलेट की, सिंगलेट में यहाँ पे CCl2 है, बगल में लॉन पेयर है, CF2 है सिंगलेट, CFCl है सिंगलेट, मतलब जो बेसिकली लॉन पेयर को कंटेन कर रही है ना, जो बेसिकली किसको कंटेन कर रही है बच्चों, लॉन पेयर को कंटेन कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के लिए, ताकि वो कहाँ चला जाए, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला जाए, ताकि वो कहाँ चला जाए, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमारा चला जाए, लाइक दैट। तो ये कुछ चीजें हमारी सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन में। अब देखो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सकता है,
जो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सकता है उसमें सिंगलेट कार्बीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट कार्बीन, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट कार्बीन, मतलब आपको ये बताना है कि कौन सी ज्यादा सिंगलेट कार्बीन में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, यू हैव टू टेल मी कि कौन सी ज्यादा सिंगलेट कार्बीन में एग्जिस्ट करेगी। यू हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द सिंगलेट कार्बीन, यानी कि आपको यहाँ पे सिंगलेट कार्बीन की स्टेबिलिटी बतानी है। जैसे कि ऑप्शन ए है, यहां पे दे रखा है आपको CF3, ए CCl3, बी CBr3, सी और CI3, डी। अब यहां पे हमें सिंगलेट कार्बीन की स्टेबिलिटीज कंपेयर करनी है। वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, सिंगलेट कार्बीन की हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो मतलब जो ज्यादा सिंगलेट में एग्जिस्ट करेगी, ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपके पास में लॉन पेयर है तो वो सिंगलेट में तो एग्जिस्ट करेगी, नो डाउट। अब इसमें से भी हमसे ये पूछ लिया कि कौन सी ज्यादा सिंगलेट में एग्जिस्ट करेगी, कौन सी ज्यादा सिंगलेट में एग्जिस्ट करेगी, ये हमसे पूछ लिया कि कौन सी ज्यादा सिंगलेट में एग्जिस्ट करेगी। तो देखो अब यहां पे CF3 है, ठीक है, CF3 है, फ्लोरीन है, सेकेंड शेल का ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो ये 2p है ना। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ किस में दे रहा है, 2p में दे रहा है, तो ये अच्छे से दे पाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में आएगी, 2p3 में। यहाँ पे किस में आएगी, 2p 4p में, 2p में आएगी 4p से, और यहाँ पे आएगी 2p में 5p से। कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पा रहा है, कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगा, नो डाउट ये दे पाएगा। मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का धक्का मारेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेगा, और अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहा है तो ए वाला विल बी द बेटर सिंगलेट कार्बीन। मतलब इन सब से ज्यादा जो सिंगलेट कार्बीन होगी वो किसकी होगी, ए की, उसके बाद किसकी होगी, बी की, उसके बाद किसकी होगी बच्चों, सी की, उसके बाद किसकी होगी, डी की। यानी कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट कार्बीन का अगर हम ऑर्डर देखें, सॉल्यूशन, स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट कार्बीन का अगर मैं यहां से ऑर्डर देखना चाहूं तो यहाँ पे दिस इज CF2 नॉट 3, कार्बीन है ना भाई, दिस इज CF2, CCl2, CBr2, CI3, सॉरी भाई 3 नहीं है, ये 2 है, ठीक है, 2 है। तो यहां पे क्या आएगा, CF2 की ज्यादा, उसके बाद में CCl2 की ज्यादा, उसके बाद में CBr2 की ज्यादा। 3 कैसे लिख दिया, ध्यान ही नहीं रहा, ओके, तो मैं भी बताना चाहिए था मुझे, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे CI2 की, ओके, CI2 की। तो लाइक दैट वी कैन कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द सिंगलेट कार्बीन। इस तरीके से हम सिंगलेट कार्बीन की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर सिंगलेट कार्बीन को हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे पास में प्रेजेंट होगा वो उतना ही ज्यादा सिंगलेट कार्बीन की तरफ, उतनी ही ज्यादा उसकी सिंगलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू किसके, ट्रिपलेट के। क्लियर है इतनी चीज सबको, ठीक है। उसके बाद देखिए, मतलब ये हमने सिंगलेट कार्बीन के बारे में चीजें देखी। नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ जनरेशन ऑफ द कार्बीन। मतलब कार्बीन को बेसिकली हम जनरेट कैसे करेंगे, जनरेशन ऑफ द कार्बीन, कि कार्बीन को हम किस तरीके से जनरेट करेंगे। ओके, नाउ मेथड्स टू जनरेट द कार्बीन। ये कुछ चीजें थी कार्बीन के बारे में, छोटी मोटी चीजें जो हमने डिस्कस करी हैं, छोटी मोटी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं। नाउ वी विल डिस्कस द मेथड्स टू जनरेट द कार्बीन, जनरेशन ऑफ कार्बीन। सबसे पहले
बाय अल्फा एलिमिनेशन मेथड, बाय अल्फा एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हम अल्फा एलिमिनेशन मेथड से कार्बीन को जनरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CHCl3 की रिएक्शन बेस के साथ में कराऊं, बेस यानी कि KOH NaOH, तो ये सबसे पहले यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन के एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कार्बन के बगल वाला प्रोटॉन है दैट इज द एसिडिक प्रोटॉन, तो ये क्या करेगा, यहाँ से बेस है इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव Cl Cl और Cl, यहाँ पे हमारे पास में क्या प्रेजेंट है लोन पेयर, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से ये लिविंग ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे लोन पेयर है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से ये जो बॉन्ड होगा हमारा वो वीक बॉन्ड होगा बच्चों, दैट बॉन्ड इज द वीक बॉन्ड। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से, तो ये जो बॉन्ड होगा वो वीक बॉन्ड होगा, तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बीन का फॉर्मेशन। और कैसे हो सकता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही बेस हो, और कोई भी बेस हम यहाँ पे ले सकते हैं, HCl Cl, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया LD, बेस है, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव, इधर H, यहाँ Cl, इधर Cl, तो ऑब्वियस सी बात है ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके निकलेगा और इस कार्बीन का यहाँ से फॉर्मेशन करेगा। CHCl एज अ कार्बीन का यहाँ से फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। CHCl एज अ कार्बीन का फॉर्मेशन बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, और वही हमने यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन है वो बेसिकली कर दिया, ठीक है। कार्बीन का फॉर्मेशन हमने यहाँ पे कर दिया। आगे चलिए नेक्स्ट मेथड, इफ वी हैव, अगर कुछ इस टाइप का सबस्ट्रेट हमें गिवन है, CCl3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और बेस के साथ में इसकी रिएक्शन करा रही, तो सबसे पहले बेस है वो एसिडिक प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन होगा उसको ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो इसने यहाँ से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, और जैसे ही प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इधर माइग्रेट करेगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है वो Cl के वैकेंट डी ऑर्बिटल में स्टेबलाइज है। तुमने देखा होगा कि किसी भी हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं, उसके निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है दैट नेगेटिव चार्ज शुड बी स्टेबल, वो स्टेबल होना चाहिए, वो स्टेबलाइज होना चाहिए, तभी हम उसको बोलते हैं कि वो हमारा एसिडिक प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल है, प्लस यहाँ से क्या निकल रहा है, CO2 निकलेगी बाहर, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के बगल में लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है और वही इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस है ना, जिसकी वजह से यहाँ से हम लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेंगे, और जैसे ही हम लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, CCl2 का। किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, CCl2। क्लियर है सबको? यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, CCl2, यानी कि एज अ कार्बीन का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। CCl2 एज अ कार्बीन का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे बेसिकली ऑब्टेन होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या है तो आप लोग बता सकते हो। बोलो जल्दी से। बाय द अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, बाय द अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन वी कैन जनरेट द कार्बीन है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बाय द डाइजोमीथेन, बाय डाइजोमीथेन, डाइजोमीथेन से भी हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, हम कार्बीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे मेरे पास में क्या है, CH2N2, डाइजोमीथेन क्या होती है, CH2N2। अब सबसे पहले इस डाइजोमीथेन का स्ट्रक्चर देखो, CH2-
N प्लस ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, या फिर CH2 डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये ऊपर वाली ही बनेगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये N2 प्लस है, इट इज बिहेविंग एज अ लिविंग ग्रुप है। जो ये N2 प्लस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज द लिविंग ग्रुप है, दिस इज द लिविंग ग्रुप है। CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये क्या है यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। अगर तुम इसके रिएक्शन हीट के साथ, HNu के साथ और ट्रांजिशन मेटल के साथ, मतलब कोई भी आपको यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल भी गिवन हो सकती है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों? कार्बीन का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन आपको नजर आएगा? कार्बीन का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नजर आएगा। बट ये डाइजोमीथेन सिर्फ और सिर्फ कार्बीन ही फॉर्म नहीं करता है। ये जो डाइजोमीथेन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये डाइजोमीथेन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कार्बीन ही जनरेट नहीं करता है, ये बेस की तरीके से भी बिहेव करता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से भी बिहेव करता है, और ये कार्बीन की तरह भी एक्ट कर सकता है, कार्बीन की तरह भी बिहेव कर सकता है। अब उसके लिए कंडीशंस हैं वो टोटली अलग अलग है, तो आपको थोड़ा सा देखना है। सबसे पहले थोड़ी सी चीजें इस डाइजोमीथेन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। डाइजोमीथेन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये डाइजोमीथेन किस किस तरीके से बिहेव करेगा। ये जो डाइजोमीथेन है, ये बेस के तरीके से भी बिहेव कर सकता है। ये जो डाइजोमीथेन है, ये न्यूक्लियोफाइल के तरीके से भी बिहेव कर सकता है, और ये जो डाइजोमीथेन आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये कार्बीन के तरीके से भी बिहेव कर सकता है। हर किसी के बिहेव करने की कंडीशंस अलग अलग होंगे, हर किसी के बिहेव करने की कंडीशंस है वो अलग अलग होंगी, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। अब देखो, अगर इस डाइजोमीथेन को कोई एसिडिक प्रोटोन नजर आ रहा है, अगर इस डाइजोमीथेन को कोई एसिडिक प्रोटोन नजर आ गया, तो ये किसके तरीके से बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा एज अ बेस के तरीके से। अगर इसको यहाँ पे इस डाइजोमीथेन को एसिडिक प्रोटोन नजर आया, अगर इस डाइजोमीथेन को एसिडिक प्रोटोन यहाँ पे इसे मिल गया, तो इट विल बिहेव एज अ बेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CH3C डबल बॉन्ड O है, और इस यहाँ पे हम डाल दें CH2 माइनस N प्लस ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ये क्या करेगा? एसिडिक प्रोटोन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही एसिडिक प्रोटोन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ क्या बनेगा? O माइनस प्लस CH3, यहाँ N प्लस ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब ये नेगेटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से N2 को निकाल देगा, तो बना क्या बच्चों? यहाँ से C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस यहाँ से N2 गैस बाहर, प्लस यहाँ से N2 गैस कहाँ चली जाएगी? बाहर चली जाएगी, ठीक है भाई। प्लस यहाँ से N2 गैस है वो बाहर चली जाएगी, ओके। सो लाइक दैट इट विल बिहेव एज ए बेस। अगर यहाँ पे कोई एसिडिक प्रोटोन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अटैक करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर अवेलेबल है, तो ये जो डाइजोमीथेन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल RC डबल बॉन्ड OCl है, तो कोई एसिडिक प्रोटोन तो है नहीं, ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। और अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं किसके साथ में? CH2 माइनस N प्लस ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर देगा, तो यहाँ पे क्या आया है? ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, यहाँ पे क्या है? Cl है, यहाँ पे क्या है? CH2 है, यहाँ पे क्या है? N2 प्लस है, तो ये वापस आएगा और यहाँ से Cl को निकाल देगा। अब फर्दर इसकी क्या रिएक्शन होगी वो आगे पढ़ाऊंगी। C डबल बॉन्ड हो CH2 N2 प्लस, आगे ये असाइल कार्बीन का जनरेशन करता है, कैसे करता है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस कुछ बेसिक मतलब वो किस तरीके से बिहेव कर सकता है ये चीजें हम जस्ट जान रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यही चीजें हम अभी के लिए जान रहे हैं। क्लियर है सबको इतनी सी बात? आगे चले।
नाउ कार्बिन, अगर डाइजोमिथेन में CH2 माइनस N2 प्लस हीट H न्यू के साथ रिएक्शन करवा दी जाए तो यहाँ पे ये कार्बिन की को जनरेट करेगा और इट विल बिहेव एज अ कार्बिन। तो ये किसकी तरीके से बिहेव करेगा बच्चों? ये बिहेव करेगा कार्बिन के तरीके से, ठीक है। इट विल बिहेव एज अ कार्बिन, मतलब ये यहाँ से कार्बिन को जनरेट करेगा और इट विल बिहेव एज अ कार्बिन, है ना, कार्बिन की तरीके से। मतलब डाइजोमिथेन है वो किस किस तरीके से अलग अलग कंडीशन में किस किस तरीके से बिहेव कर सकता है, ये चीज हमने यहाँ पे जानी है डिटेल में, ठीक है। तो डाइजोमिथेन से भी हम किसका फॉर्मेशन करा सकते हैं? डाइजोमिथेन से भी हम किसका फॉर्मेशन करा सकते हैं बच्चों? कार्बिन का फॉर्मेशन हम यहाँ से करा सकते हैं, ठीक है। कार्बिन का फॉर्मेशन हम यहाँ से करा सकते हैं। और कैसे हम कार्बिन का फॉर्मेशन करा सकते हैं? येलाइट से, ठीक है, येलाइट से। किससे? येलाइट से, फ्रॉम येलाइट से। ये क्या है? फॉस्फोरस येलाइड, PPH3 प्लस फॉस्फोरस येलाइड। हीट H न्यू डालोगे, ये यहां से निकलेगा, किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बिन का। सल्फर येलाइड, हीट डालोगे, ये यहां से निकलेगा, किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बिन का। उसके बाद यहाँ पे CH2 माइनस N प्लस Me3 हीट दोगे तो ये यहां से निकलेगा और किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बिन का, ठीक है, कार्बिन का। आई बात समझ में? कार्बिन का। तो बेसिकली दिस विल एक्ट एज अ कार्बिन, मतलब ये यहां से CH2 माइनस PPH3 प्लस हीट है तो कार्बिन, CH2 माइनस SR2 प्लस हीट है तो कार्बिन, CH2 माइनस NMe3 प्लस हीट है तो दिस विल फॉर्म द कार्बिन हेयर। तो ये एक मेथड जिससे हम कार्बिन का फॉर्मेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज बाय द मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, बाय मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, बाय द मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले कार्बिन बाद में फॉर्म करवाऊंगी, पहले ये मेटल हैलोजन एक्सचेंज मतलब क्या है? यहां पे हैलोजन लगाओ Br, sp2 कार्बन या फिर sp3 कार्बन, कोई भी कार्बन, इसकी रिएक्शन अगर मैं ब्यूटाइल लिथियम मतलब RLi के साथ कराती हूँ, सो ये जो लिथियम है दैट इज द मेटल, और मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन मतलब अगर आपके पास में हैलोजन है और उसकी रिएक्शन मैं करा रही हूँ किसी ब्यूटाइल लिथियम अल्काइल लिथियम के साथ, तो यहां से हमें मतलब मेटल गिवन है तो हमें यहां से मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ऑब्टेन होती है। मेटल हैलोजन एक्सचेंज मतलब हैलोजन की जगह पे मेटल जाके लग जाती है, सिंपली हैलोजन की जगह पे मेटल जाके लग जाती है, ठीक है। तो यानी कि यहां से Br को हम निकालेंगे और यहां पे क्या लगा देंगे? Li। अब ये Li लगाने का मतलब क्या है? यहां कोई प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है बच्चों, इधर आएगा नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा? Li प्लस। यहां पे प्रॉपर कोई कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, प्रॉपर यहां पे कोई कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो जनरली यहां पे हम इसको नेगेटिव Li प्लस, ना तो ये प्रॉपर आयनिक ना प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इससे कार्बिन कैसे जनरेट कराएंगे? इधर देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH है, मैंने यहाँ पे दो हेलोजन लगा दिए X1 और X2। अब ये X यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, X1 X2 मतलब डिफरेंट टाइप के हेलोजन, सेम टाइप के हेलोजन कैसे भी हो सकते हैं। इसकी रिएक्शन में कराऊं यहाँ ब्यूटाइल लिथियम के साथ, तो कौन सी रिएक्शन होगी? सबसे पहले यहाँ पे मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। सबसे पहले यहाँ से कौन सी रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी? मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। फर्स्टली वी विल हैव द
मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब हेलोजन मेटल है वो किसको रिप्लेस एक्सचेंज करेगी बच्चों, हेलोजन को एक्सचेंज करेगी। तो मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हमने देखी, यहाँ H यहाँ H, इधर क्या लगाओ Li, यहाँ पे क्या है X2, ठीक है। अब ये Li है, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ H, यहाँ नेगेटिव और यहाँ X2 और यहाँ पे Li प्लस, मतलब लिविंग ग्रुप के बगल में नेगेटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बगल में लिविंग ग्रुप, मतलब इजीली मैं यहाँ से इसको निकाल सकती हूँ और किसका फॉर्मेशन कर सकती हूँ, कार्बीन का, और मैं यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर सकती हूँ, कार्बीन का। सो दैट मीन्स यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बीन का। आई बात समझ में या नहीं आई? सो हियर वी विल गेट द कार्बीन, ठीक है, वी विल गेट द कार्बीन हियर। क्लियर सबको इतना? चलें आगे। ठीक है, तो मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब देखो, अगर मान लो डिफरेंट टाइप के हेलोजन है, तो यहाँ पे पहले एक्सचेंज किसके साथ होगा, जिसका साइज बड़ा है। सबसे पहले आई को प्रीफर करेगा, उसके बाद Br को, उसके बाद यहाँ पे Cl को प्रीफर करेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे किसको प्रीफर करेगा, क्लोरीन को प्रीफर करेगा, लाइक दैट, मतलब जिसका साइज बड़ा होगा उसके साथ पहले हमें यहाँ पे एक्सचेंज है वो देखने को मिलेगा। जिसका साइज बड़ा होगा उसके साथ पहले हमें यहाँ पे एक्सचेंज है वो देखने को मिलेगा, उसके साथ पहले हमें यहाँ पे मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद में डाइजोटाइजेशन रिएक्शन से भी हम मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करा सकते हैं। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन ये फोर्थ था। उसके बाद में फिफ्थ में बाय द डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कैसे, यहाँ NH2 है, इधर COOH है, यहाँ H है, इसकी रिएक्शन पहले मैं करा दूं NaNO2 और HCl के साथ, NaNO2 और HCl के साथ, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डाइजोनियम सोल्ट का। यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, डाइजोनियम सोल्ट का, HH, यहाँ पे COOH, इधर N2+, हीट दोगे तो यहाँ से CO2 निकलेगी और N2 निकलेगी। कैसे, यहाँ से CO2 हम कैसे निकालेंगे, C डबल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड यहाँ पे, इस नेगेटिव के बगल में N2+, हीट की प्रेजेंस में यहाँ से ये लिविंग ग्रुप निकला और किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बीन का, और किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, कार्बीन का, ठीक है, और किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, कार्बीन का। तो लाइक दैट ऑल्सो वी कैन फॉर्म द कार्बीन हेयर। असाइल, मतलब हम यहाँ पे असाइल कार्बीन का भी जनरेशन हम कर सकते हैं। असाइल कार्बीन का, नॉट ओनली नॉर्मल कार्बीन, हम असाइल कार्बीन का भी जनरेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिफ्थ, अगर यहाँ पे हमारे पास में कोई एसिड क्लोराइड, इसकी रिएक्शन मैं कराऊं डाइजोमिथेन के साथ CS2- N2+, तो सबसे पहले नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कराएगा। तो ऑलरेडी मैं रिएक्शन आपको बता चुकी हूँ ना। तो इधर क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कार्बन के ऊपर O-, इधर क्या आएगा Cl, यहाँ पे क्या है CS2, इधर क्या है N2+। अब ये बेस है, नेगेटिव वापस आएगा, यहाँ से इसको निकालेगा, मतलब ये जो प्रोटॉन है ये भी हमारा एसिडिक प्रोटॉन ही है, C डबल बॉन्ड हो, CH2 N2+। तो इस डाइजोमिथेन का प्रोटॉन दोबारा फिर से CS2- है, ये बेस की तरीके से भी तो काम करती है, बेस की तरीके से भी तो बिहेव करती है। इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इधर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना, यहाँ पे क्या होगा N2+। फिर से हम यहाँ पे हीट, अगर हम हीट देंगे तो ये यहाँ से इसको निकाल देगा और इधर क्या बन जाएगी, ये असाइल कार्बीन। दिस इज कॉल्ड एज, क्योंकि कार्बोनिल के बगल में है ना ये, और अगर ये कार्बोनिल के बगल में है तो दिस इज कॉल्ड एज नथिंग बट द असाइल कार्बीन।
कार्बोनिल के बगल में है, और जब ये कार्बोनिल के बगल में है तो दिस इज कॉल्ड एज नथिंग बट द असाइल कार्बीन। आई बात समझ में या नहीं आई? आई बात समझ में या नहीं आई? अगर हम बात करें TCN3 टोसाइल अजाइड की हेल्प से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो हमारे पास, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो हमारे पास, OET टोसाइल अजाइड, और बेस के साथ में अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो सबसे पहले यहां पे डाइजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा इसकी रिएक्शन से। यहां पे C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N2, यहां पे डबल बॉन्ड OET, ठीक है। और फिर यहां पे असाइल कार्बीन का जनरेशन होगा बेस की हेल्प से, ये वाली कार्बीन। लाइक दैट वी कैन फॉर्म द असाइल कार्बीन, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, असाइल कार्बीन का जनरेशन हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मतलब अगर कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है, CH2 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, हीट अगर हमें दे रखी हो, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तो यहां पे भी किसका फॉर्मेशन होगा, यहां पे भी किसका फॉर्मेशन होगा, CH2 का, ठीक है। यहां पे भी किसका फॉर्मेशन होगा, CH2 का। अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा हो, CH2 डबल बॉन्ड हीट दे रखी है, तो यहां से ये CO निकलेगा, और इस केस में भी किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बीन का। लाइक दैट वी कैन फॉर्म द कार्बीन हियर, लाइक दैट वी कैन फॉर्म द कार्बीन हियर। इस तरीके से हम यहाँ पे कार्बीन का जनरेशन है वो करा सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे कार्बीन का जनरेशन करा सकते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें, मतलब कार्बीन हमने यहाँ से जनरेट कराई, लाइक दैट वी कैन फॉर्म द कार्बीन हियर। क्लियर है सबको इतनी सी बात? लाइक दैट वी कैन फॉर्म द कार्बीन हियर। तो ये कुछ मेथड्स थे जिसमें हम कार्बीन का जनरेशन है वो देख रहे हैं। ओके, सो लाइक दैट वी कैन जनरेट द कार्बीन हियर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स थे बच्चों जिनमें हमने जनरेशन ऑफ कार्बीन को पढ़ा, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी इंटरमीडिएट का जो हमारे सिलेबस में चीजें इन्वॉल्व है, किसी भी इंटरमीडिएट की जो बेसिकली हमारे सिलेबस में चीजें इन्वॉल्व हैं, जनरेशन मतलब वो किस किस तरीके से, किस किस मेथड से हम उस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट को जनरेट करा सकते हैं। रिएक्शन, व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरमीडिएट, ठीक है, किस किस तरीके से वो हमें रिएक्शन शो करेगा, और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस और क्या क्या क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, किसी इंटरमीडिएट को हम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें रिएक्शन कराने में हेल्प करेगा फर्दर। ये हमें रिएक्शंस कराने में, जो जो रिएक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे उनको कराने में फर्दर ये हमें हेल्प करेगा। आई बात समझ में? तो लाइक दैट अभी नेक्स्ट क्लास में आज हमने कार्बीन के बारे में पढ़ा कि कार्बीन है वो बेसिकली हम किस किस को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे जनरेशन ऑफ कार्बीन के बारे में पढ़ा कि हम कार्बीन को कैसे जनरेट करा सकते हैं। जनरेशन ऑफ कार्बीन के बारे में हमने पढ़ा कि हाउ वी कैन जनरेट द कार्बीन हियर, है ना। कार्बीन को हम बेसिकली किस तरीके से जनरेट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द रिएक्शंस ऑफ कार्बीन। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द रिएक्शंस ऑफ कार्बीन। वी विल स्टार्ट व्हाट, रिएक्शंस ऑफ कार्बीन। हम कार्बीन की रिएक्शंस के साथ में हम डील करने वाले हैं। अब जिस डे हमारा सेकेंड लेक्चर था रिएक्शन इंटरमीडिएट का, दैट इज अवर द सेकेंड लेक्चर। रिएक्शन इंटरमीडिएट का ये हमारा सेकेंड लेक्चर था। पहले लेक्चर में हमने बेंजाइन को कवर किया है। सो जिस भी बच्चे ने बेंजाइन अभी कंप्लीट नहीं किया है वो आप उसको वहां से कर सकते हो। कार्बीन हमने शुरू किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कार्बीन की हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जनरेशन ऑफ कार्बीन एंड कार्बीन के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने डील की है बच्चों, ठीक है। सो आई थिंक थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।